हाय स्टूडेंट्स, मैं सूर्य कुमार मध्य से आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करने वाले किस पे, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुदान और भ्रूण कोष पे। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियोस में परागकण बना के उसमें नर युग्मक बना दिए थे, यानी कि अब क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है तो नर युग्मक हमारे पास बन के तैयार है। हम लोग जान चुके हैं कि नर युग्मक कहाँ पे बनता है पुष्पों में और कैसे बनता है। अब बात करनी होगी हमें किसकी, मादा युग्मक की, क्योंकि हमें पता है कि लैंगिक जनन में मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का संलयन करवाने के बाद ही क्या होगा, हमारा निषेचन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और निषेचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हमारा क्या हो पाएगा, फल बन पाएगा या बीज बन पाएगा। अब उन सभी चीजों को करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक हमें पता चल गया कि परागकोश में लघु बीजाणुधानी में बनता है और परागकण के रूप में रहता है और परागकण के अंदर हमारा नर युग्मक उपस्थित होता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले किस पे, हम लोग बात करने वाले हैं मादा युग्मक। किस पे बात करने वाले, मादा युग्मक। मादा युग्मक पे हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखने वाले हैं कि मादा युग्मक बनेगा कैसे, मादा युग्मक की संरचना कहाँ पे बनेगी और कैसे बनेगी, ये सारी चीजें आज हम लोग पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्त्री केसर में हमारे पुष्पों के पास 3 भाग होता है। स्त्री केसर के पास कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अभी देखो स्त्री केसर का 3 भाग क्या क्या है। एक तो सबसे ऊपर जो हमारे परागकण को स्थान देने का काम करता है, जो हमारे परागकण को स्थान देने का काम करता है वो होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, वर्तिकाग्र। क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है। उसके बाद बीच में हमारा एक सिलेंडर टाइप का होता है, पतली सी नली टाइप का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। अब नीचे हमारा फूला हुआ एक क्या होता है, फूला हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्त्री केसर में। ये यहां से लेके यहां तक का पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, आपका अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। यही अंडाशय में ही आपका मादा युग्मक बनना है। क्या बनना है, इसी अंडाशय में आपका मादा युग्मक बनना है, या हम कहें कि मादा युग्मक जो हमारा मिलेगा वो हमारे इसी अंडाशय में मिलने वाला है। लेकिन इन तीनों भागों को देखने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं किसकी, गुरु बीजाणुधान यानी कि बीजांड की। किसकी बात कर रहे हैं, बीजांड। स्त्री केसर की बात कर ली हम लोगों ने, अब बात करते हैं किसकी, गुरु बीजाणुधान या बीजांड की। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपके अंडाशय में, आपके अंडाशय में आपको पता होगा कि जब चैप्टर नंबर 5 आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वहां पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि आकार की संरचना, उसकी पत्तों की आकार की संरचना जब पढ़ी होगी तो वहाँ पे अपरा के बारे में पढ़ा होगा आपने। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे अंडाशय पे अंदर क्या है, एक अपरा पाई जाती थी, जिसकी वजह से हमारी जो अलग अलग बीज की संरचनाएं इधर उधर सेटलमेंट होने की दिख रही है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स अंडाशय के अंदर आपका ये जो अपरा है, इसी अपरा से जुड़ा होता है हमारा क्या, बीजांड। क्या जुड़ा होता है हमारा, बीजांड। अब ये जो बीजांड है स्टूडेंट्स, अब इस बीजांड की अगर हम आपको स्ट्रक्चर बनाएं, क्या बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये कुछ आपकी ऐसी, ये रहा आपका स्ट्रक्चर किसका, बीजांड। कह सकते हैं कि ये आपका ऐसे पीछे से ऐसे आएगा। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये फिगर, आप वहां से देख लीजिएगा। बीजांड का प्रारूप की संरचना दिया हुआ है, प्रारूप की संरचना बीजांड की। ठीक,
कुछ इस तरह से आपका बीजांड दिखता है, कुछ इस तरह से आपका हमारे अंडाशय के अंदर ये बीजांड दिखता है। ये देखिए बीजांड आपके अलग अलग प्रकार से पाए जा सकते हैं। ये बीजांड आपका ये जो ऐसे झुका हुआ बीजांड है, ये ऐसे सीधा भी मिल सकता है, ऐसे आपका देख लीजिए कुछ इस तरह से भी पाए जा सकते हैं, ऐसे दोनों आवरण, ये आपका दोनों आवरण के बाद आपकी क्या होगी, बीजांड का ये बीजांड आपके ऐसे भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बीजांड आपके ऐसे भी पाए जा सकते हैं, ये बीजांड आपके ऐसे 90 डिग्री टर्न होके भी पाए जा सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको कह सकते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरीके से इसका संरचना दिखाई देता है, लेकिन जो मोस्टली बहुत ज़्यादा जो हमें दिखाई देता है पुष्पी पादपों में वो हमारा ये है। ठीक है, इस तरह से हमारे बीजांड क्या क्या होते हैं, इस अपरा से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, इस अपरा से। इसे हम क्या कहते हैं, अपरा। ये जो हमारा साइडेड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इस अपरा से जोड़ने वाला, इस अपरा से जोड़ने वाला जो ये आपका पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फनिकर। क्या कहते हैं, फनिकर। अभी देखते जाइए, अभी हम लोग सिर्फ संरचना देख रहे हैं, अभी इसको क्या कहते हैं, फनिकर। ये फनिकल को और जो ये हमारा ये जोड़ रहा है इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। क्या नाम दिया, हाइलम। ठीक, हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका बीजांड बना है, इस बीजांड में हम लोगों को दो आवरण दिख रहे हैं ऊपर। क्या दिख रहा है, दो आवरण। बाहर वाले आवरण को हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य आवरण कहते हैं। और इसके अंदर वाले आवरण को हम लोग अंतः आवरण के नाम से जानते हैं। अंतः आवरण के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके आवरण दोनों सटे हुए नहीं है, बीच में आपका जगह खाली है। ये जो जगह खाली होता है इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। क्या नाम देते हैं, बीजांड द्वार। यहीं से आपका क्या होता है, पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली जो है वो आपके अंदर जाती है। ये है आपका बीजांड द्वार। ठीक है, और यहीं से आपके मादा युग्मक का संलयन इसी की वजह से हो पाता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। और इसी बीजांड द्वार की एकदम से विपरीत, एकदम से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कैलेजल। क्या कहते हैं, कैलेजल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, संरचना किसकी बात कर ली हम लोगों ने, स्त्री केसर की। स्त्री केसर में भ्रूण बीजांड धान की कर ली। अब भ्रूण कोश की बात करें, किसकी बात कर लेते हैं, भ्रूण कोश की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्त्री केसर के अंदर क्या है आपका, बीजांड। क्या है आपका, बीजांड है, जिसे हम लोग भ्रूण बीजांड धान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बीजांड के अंदर आपका बनता है क्या, भ्रूण कोश। क्या बनता है आपका, भ्रूण कोश। और वो बनता कहाँ है स्टूडेंट, तो ये देखो, ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है खाली, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं बीजांड काय। क्या नाम देते हैं, बीजांड काय। क्या नाम दिया, बीजांड काय। ये देखो, इस बीजांड काय के अंदर ही आपका बनता क्या है, हमारा भ्रूण कोश बनता है। यानी कि हम कहें कि आपका भ्रूण कोश कहाँ बनेगा, तो वो आपका भ्रूण कोश बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। यानी कि ये रहा आपका भ्रूण, यानी कि ये आपका क्या है, बीजांड काय के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने सारी संरचना देख ली, सारी संरचना के बारे में बात कर ली, किसके, स्त्री केसर के, भ्रूण बीजांड धानी के और भ्रूण कोश के।
देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि स्त्री केसर में हमारे 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय वर्तिकाग्र जो है ये हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स, जो हमारे परागकण आते हैं उनको लैंड करने का काम करता है, उनको स्थान देने का काम करता है। ठीक है, अब स्थान काग्र की तरह ये काम करता है। उसके बाद ये हमारा बीच में सिलेंडर टाइप का जो दिख रहा है, पतली सी नली टाइप का, इसको हम कहते हैं वर्तिका। ये वर्तिका क्या करता है, हमारे पराग नली को अंदर जाने के लिए मदद करता है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि एक स्त्री केसर में फूला हुआ भाग एकदम से नीचे की तरफ हमारा मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, और इस अंडाशय में हम लोग देखते हैं कि अंडाशय के एकदम से नीचे आपका क्या पाया जाता है, अपरा पाया जाता है, जिससे आपके जुड़े होते हैं क्या, बीजांड। क्या जुड़े होते हैं आपके, बीजांड। और ये बीजांड को जोड़ने की जो हमारी एक भाग है बीजांड का, उसे हम क्या कहते हैं, फनिकल। उस फनिकल को, उस बीजांड का को पूरी तरह से मेंटेन और बराबर रखने के लिए हमारा एक काम करता है कौन, हाइलम। जहाँ हम कहें इसके अंतर आवरण को, बाह्य आवरण को हमारे इस फनिकल से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन है, हमारा हाइलम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइलम के बाद हम लोग देखते हैं कि इस पूरे बीजांड का 2 आवरण होता है, एक बाहरी तरह जिसे हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं और एक अंदर की तरह जिसे हम लोग अंतर आवरण के नाम से जानते हैं। बीच में जो हमारी जगह बचती है जिसमें हमारे क्या होते हैं, पूरे ऊतक भरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय। और इसी बीजांड काय में हमारे बनने वाले क्या है, भ्रूण कोष। अब देखिए इस बीजांड काय में ये भ्रूण कोष बनते कैसे हैं, और इसी भ्रूण कोष में हमारा उपस्थित होता है क्या, मादा युग्म। क्या उपस्थित होता है स्टूडेंट, मादा युग्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज यही हम लोग देखने वाले हैं कि इस भ्रूण कोष में हमारा मादा युग्मक बना तो बना कैसे, या हमारा ये जो भ्रूण कोष बन रहा है इस बीजांड काय के अंदर वो बना तो बना कैसे। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए स्टूडेंट हम लोग देखते क्या है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे देखना नहीं है आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज के बाद अगर आप पूरी वीडियोस देख लोगे स्टूडेंट तो भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे कि आपके स्त्री केसर, गुरु बीजांड धन और भ्रूण कोष में क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पाया जाते हैं। कोई भी चीज आप अभी यहाँ से आप भूल सकते हो, आपको मैंने बता दिया कि स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर वो भाग है जहाँ पे हमारे मादा युग्म बनने वाले हैं, और स्त्री केसर के अंदर जो पाए जाते हैं हमारे अंडाशय के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड, या उसी को हम लोग गुरु बीजांड धान के नाम से भी जानते हैं। और उसी गुरु बीजांड धान के अंदर बनने वाला क्या हमारा है, भ्रूण कोष। क्या बनने वाला है, भ्रूण कोष, जिस भ्रूण कोष के अंदर ही हमारा क्या पाया जाएगा, मादा युग्म पाया। तो चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली देखिए, अभी आप यहाँ पे भूल जाइए कि यहाँ पे कोई भ्रूण कोष है। अभी आप क्या कर दीजिए, भूल जाइए कि यहाँ पे कोई भ्रूण कोष है, ये आप भूल जाइए। भूल गए, अब लोग भूल गए, नहीं भूले, अरे भूल जाओ भाई, हम कह रहे हैं भूल जाओ, भूल गए, चलो, अरे भूल जाया करो। मैथ वाले एक्स मान लेते ना, वैसे तुम लोग भी मान लिया करो, कभी कभी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई भ्रूण कोष अभी है ही नहीं। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें भ्रूण कोष कैसे बनेगा, और उस भ्रूण कोष में कैसे हमारा मादा युग्म बनेगा या कैसे तैयार होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा बीजांड का, ये हमारा रहा क्या, बीजांड का है बीच में, और उस बीजांड का में क्या बने हुए हमारे बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि बहुत सारे हमारे पोषक ऊतक भरे हुए हैं उसमें, या हम कहें जनन ऊतक भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, जनन ऊतक पूरा है, ये पूरा पूरा हमारा जनन ऊतक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जनन ऊतक भरा हुआ। अब जो जनन ऊतक है पूरे बीजांड काय के अंदर, जो जनन ऊतक है वो बना होगा बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर, ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और यही जनन ऊतक बना रही होगी। जनन है बीजांड काय के अंदर जनन ऊतक बहुत सारे होंगे, कोशिकाएं होंगी। अब इस कोशिका में से कोई एक कोशिका, इस कोशिका में से एक कोशिका पे कोई एक कोशिका क्या होगी स्टूडेंट, वो कर जाएगी हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्या कर जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन। देखो करती क्या है, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, बीजांड काय। बीजांड काय में से मान लो कि हमारा कोई एक कोशिका, कोई एक कोशिका चली गई कहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन में, यानी कि इस कोशिका में समसूत्री विभाजन में होके क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया।
और हमको पता है कि अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो अब जरा हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे पार्ट को विजार्ड करके जूम कर लेते हैं, और जूम करके हम लोग देखते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के माध्यम से। जैसे एनसीईआरटी में दिया है ग्रीन कलर है जी, जरा देखो, हाँ येलो है, रेड है, ग्रीन कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, परेशान मत होइए, ग्रीन कलर तो था जी, ग्रीन कलर है मिलेगा, चलो आ जाओ। अब देखो हम लोग ना इस पूरे बीजांड काय को उठाते हैं और उस पूरे बीजांड काय को कुछ अलग से ऐसे एक आवरण के साथ बनाते हैं। बीजांड काय को क्या करते हैं, एक आवरण के साथ बजाते हैं। अब एक आवरण के साथ ऐसे बनाओ, ऐसे हमारा बनेगा बीजांड। अब इस बीजांड काय में आपको पता है कि ये पूरा हमारा क्या है, पदार्थ भरे हुए जनन ऊतक करने के। जनन ऊतक के लिए क्या है, हमारे पोषक तत्व पूरा भरे हुए बीजांड काय। लेकिन इसी बीजांड काय में से हमारा क्या हुआ है स्टूडेंट्स, एक कोई कोशिका हमारा क्या करने जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन करने जा रही है। क्या करने जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन हमारी ये कोशिका करेगी तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री फर्स्ट। क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। अब अर्धसूत्री फर्स्ट जब हमारा ये करेगा तो हम देखेंगे कि हमारे इस बीजांड काय में एक कोशिका का दो कोशिका बनेगा। कितना कोशिका बनेगा, दो कोशिका बनेगा। ये हमारे आवरण है, ठीक है, ये हमारे क्या है, बीजांड काय के आवरण है। भाई उतना बड़े तो कलाकार है नहीं कि आपकी एनसीईआरटी के एकदम सेम से सेम बना दे आपको समझने के लिए, लेकिन हमारे पास है बनाने, ठीक है। हमने क्या कहा कि बीजांड काय की एक कोशिका, बीजांड काय के अंदर जो जनन कोशिका हमारी पूरी ऊतक जो बने हुए थे जनन ऊतक, वो जनन ऊतक किससे बने, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगी, जिसमें से एक कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करना चालू करेगी और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगी। और तब हम देखेंगे कि इसकी एक कोशिका, इसकी एक कोशिका क्या होगी, दो कोशिका बना देगी। एक कोशिका क्या करेगी, दो कोशिका बना देगी। अब ये दो कोशिका बना ली, अर्धसूत्री फर्स्ट करके दो कोशिका बना ली। अब फिर हमारा होगा अर्धसूत्री सेकंड। क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री सेकंड। अब अर्धसूत्री जब सेकंड होगा तो हमारा बनेगा क्या, अब हमारे इसी बीजांड काय में, हमारे इसी बीजांड काय में बनेंगे दो कोशिका से चार कोशिका। कितनी कोशिका बन गई, चार कोशिका। लो भैया बना दिया मैंने चार कोशिका। और हमारे पूरे बीजांड काय को इसमें क्या कर दिया, ये इन कोशिकाओं के अपने क्या है, सेंटर है, ठीक है। मैं मानता हूँ ऐसे ले लो, रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया आपका, लो अभी, ठीक है। ये क्या है, इन कोशिकाओं के केंद्र है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स होगा क्या, हमारी बीजांड काय की एक कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किया तो दो कोशिका बनाई। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमारी दो कोशिका क्या हुई, चार कोशिकाओं में विभाजित हो गई। लेकिन अब ये जो चार कोशिकाएं हमारी बनी हुई हैं, जैसे हमारी चार कोशिकाएं हमारी बनी हुई हैं, अगर उनके गुणसूत्रों की बात की जाए कि वो अगुणित हैं कि द्विगुणित हैं, अगर उसकी बात की जाए, उसकी प्लॉइडी की बात की जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो अभी हम लोगों के पुष्पी पादप का जो पूरा पादप का शरीर होता है वो कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, 2n होता है। युग्मोद्भिद कैसा होता है, 2n का होता है। लेकिन जब यह हमारी कोशिका क्या कर दे रही है, अर्धसूत्री विभाजन कर दे रही है, तो बनने वाली ये वाली जो चार कोशिकाएं होंगी ये कैसी हो गई होंगी, अब हमारी n हो गई। ये सभी कोशिकाएं कैसी हो गई होंगी, प्लाइडी में गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो चुकी होगी, आधी हो चुकी होगी।
इनके पहले वाली कोशिका से हमारी ये जो बनी हुई 4 कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होगा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई होगी, जिसकी वजह से 2n से ये क्या हो गए होंगे, n में हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यही भी बात बरसती है। हमने कहा कि एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिका बना रही है, तो ये जो 4 कोशिका बना रही है, ये चारों कोशिका काम नहीं आते हैं। इसमें से होता क्या है स्टूडेंट्स, तो होता ये है कि इसमें से ये 3 क्या कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये 3 क्या कर जाएंगे, नष्ट कर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कोई चीज बदलाव नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये जो 4 कोशिका थी, जो 4 कोशिका यहाँ पे बनी हुई थी, इस 4 कोशिका में से 3 कोशिका क्या कर जाएगी, नष्ट कर जाएगी। ये 3 कोशिकाएं आपकी बनी हैं, ये 3 कोशिकाएं हमारी क्या कर जाएंगी, नष्ट कर जाएंगी। ये भी नष्ट कर जाएगी, ये भी नष्ट हो जाएगी और ये भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। इन 4 में से कोई एक, मान लीजिए ये वाली बच गई, ये वाली क्या होगी, बच गई। अब इस कोशिका में हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अब ये एक कोशिका बचती है, 4 में से कोई एक कोशिका बच सकती है, ये भी बच सकती है, ये भी बच सकती है, बीच में ये तीनों गायब हो सकती है, ये तीनों गायब, कोई भी तीनों नष्ट हो सकती हैं। सिर्फ बचेगी तो बचेगी कितनी कोशिका, एक कोशिका। कितनी कोशिका, एक कोशिका। अब देखो स्टूडेंट, वो जो एक कोशिका आपकी बच रही है, जो आपकी एक कोशिका बच रही है, उस एक कोशिका में अभी आपका क्या है, कोशिका है पूरी, और उस कोशिका का हमारे पास क्या है, एक केंद्रक है। एक कोशिका के पास कितना केंद्रक है, एक केंद्रक है। अब देखो यहाँ पे क्या करती है, ये कोशिका कर जाती है हमारी क्या बच्चों, समसूत्री विभाजन। क्या कर जाएगी, समसूत्री विभाजन। देखो ये समसूत्री विभाजन क्यों करती है, समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन जो करेगी तो करेगी, लेकिन जो विभाजन यहां पे होगा वो होगा अंतरकोशिकीय। कैसा होगा, अंतरकोशिकीय विभाजन। कैसा होगा बच्चों, अंतरकोशिकीय विभाजन। देखो अंतरकोशिकीय विभाजन हम लोग किसको, कोशिका के अंदर ही कोशिका का बन जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, अंतरकोशिकीय विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ की जो ये एक कोशिका बची थी, उसी एक कोशिका का हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो एक कोशिका है, अब ये क्या करना चालू करेगी, समसूत्री विभाजन चालू करेगी करना, और समसूत्री विभाजन करके, समसूत्री विभाजन करके क्या करेगी, अपने इस जो केंद्रक है इसका हमारा क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी, यानी कि उसमें विभाजन करना चालू करेगी। और हम कहेंगे ये कोशिका कुछ इस तरह से दिखाएगी। पहले जब हमारा समसूत्री विभाजन होगा तो हमको पता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका की कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका। कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिका। तो हम कहते हैं कि समसूत्री विभाजन होगा, अंतरकोशिकीय होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर के ही सिर्फ हमारे क्या बढ़ेंगे, केंद्र में विभाजन होगा, हमारे कोशिका में विभाजन नहीं होगा। फिर यही फिर से दोबारा क्या करेंगे, अंतरकोशिकीय विभाजन करेंगे, और हमारे 2 केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे, 4 केंद्रक में कन्वर्ट हो चुके होंगे, यानी कि परिवर्तित हो चुके होंगे। और फिर एक बार से क्या करते हैं, ये समसूत्री विभाजन ही करते हैं, और हम कहते हैं कि ये समसूत्री विभाजन करके बच्चों अब बना लेते हैं कितने से, अपने एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक बना लेते हैं। कितने केंद्र, 8 केंद्र, आपको पता है। समसूत्री विभाजन किया, यही कोशिका जो बची हुई कोशिका थी वही क्या की, समसूत्री विभाजन की, और वो भी कैसे, अंतरकोश। अंतरकोश के विभाजन में क्या होता है कि हमारे जो केंद्रक होते हैं उसी का विभाजन होता है, हमारी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। देखो करके एक बार समसूत्री विभाजन करेगी तो इसका एक केंद्रक कितने केंद्रक में बट जाएगा, 2 केंद्रक में विभाजित। फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन करेगी तो हमारा 2 केंद्रक से क्या बन जाएगा, 4 केंद्रक। फिर दोबारा हमारा करती है तो वो क्या करती है, 4 से 8 केंद्रक बना लेती है। क्या कर लेती है, 8 केंद्रक बना लेती है। और ये जो 8 केंद्रक बनते हैं स्टूडेंट, ये देखिए आप नीचे आ जाइए, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ये 8 केंद्रक जो हमारे बने हुए हैं, ये अब थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने में बदलाव लाएंगे। अपने में बदलाव क्या लाते हैं स्टूडेंट, सुनो। 3 भाग जाते हैं ऊपर की तरफ, 3 भाग जाते हैं ऊपर की तरफ, 3 भाग आते हैं नीचे की तरफ, और 2 हमारे बीच में हो जाते हैं। 2 कहाँ पे हो जाते हैं, हमारे बीच में हो जाते हैं। देखो अब हमारा भ्रूण कोश इसी कोशिका में तैयार होगा, और ये जब ऊपर और नीचे जाते हैं तब अब इनके ऊपर इसी कोशिका के अंदर कोशिका भित्त का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और आप देखोगे ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में बना दिया गया, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। यानी कि जब आपका ये कोशिका कितने सेल की हो जाएगी, 8 सेल की हो जाएगी, उसके बाद से ये समसूत्री विभाजन करना छोड़ देती है। क्या करना छोड़ देती है, समसूत्री विभाजन करना छोड़ देती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 8 कोशिकाएं, 8 जो केंद्रक बन जाता है, तो 3 केंद्रक हमारा ऊपर की तरफ किधर बन जाएगा, कैलेजल लिंब की तरफ। यहीं पे बन रहा है ना आपका, यहीं पे बीजांड में ही बन रहा है। ये वाली कोशिका है जो आपकी 4 कोशिका बनाई थी, तो इसी में से एक कोशिका क्या कर रही है, ये सारी चीजें बना रही है। तो 4 जो है वो किधर बन जाएगा, कैलेजल सीरा की बन, कैलेजल सीरा की तरफ बनेगा। ये सीरा है, ठीक है, कैलेजल सीरा। कैलेजल सीरा की तरफ 3 भागेंगे, 3 हमारे आ जाएंगे बीजांड द्वार वाले सीरा की तरफ, ठीक है, यहीं पे बन रहे हैं। तो हम कहते हैं कि नीचे 3 ऊपर, बीच में 2 बच गए। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ये 3 नीचे 3 ऊपर चले जाते हैं, तब हमारी इसी कोशिका में फिर कोशिका भित्त का निर्माण होने लगता है अंदर ही अंदर। और अंदर ही अंदर जो निर्माण होता है, तो ये देखो क्या कर रहे हैं, हर एक केंद्रक को अलग अलग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब निर्माण होता है तब हमारे एक बहुत सुंदर सी संरचना बनती है, और इस संरचना को भी हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और ये संरचना जो हमारी भ्रूण कोश बनती है स्टूडेंट्स, वो देखो क्या है, ये हमारी भ्रूण कोश में देखो क्या बनता है, 3 ऊपर की तरफ, 3 कोशिका ऊपर की तरफ, बीच में 2, और नीचे की तरफ ये हमारी 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। यानी कि सभी केंद्रकों को उसने क्या किया, घेर दिया, किससे, कोशिका भित्ति से। और ये देखो हमारे केंद्र कुछ इस तरह से, और यहाँ पे 3 ऊपर की तरफ, 2 हमारे जो बीच में थे वो अपना एक साथ मिल जाएंगे, 3 हमारे नीचे। अब देखो यहीं पे मादा युग्म बन गए। जो 3 ऊपर बने, ये बने हमारे प्रतिव्यासान। क्या बने, प्रतिव्यासान, ठीक है। इन 3 कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया, प्रतिव्यासान। अभी देखो कोशिका के अंदर ही कोशिका बन रहा है, कोशिका के अंदर ही कोशिका बन रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अंतर कोशिकी विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा था, अंतर कोशिकी विभाजन हो रहा था, जिससे कि हमारे केंद्रक का ही विभाजन हो रहा था, कोशिका विभाजित नहीं हो रही थी। और केंद्रक जब हमारा 8 केंद्रक बना दिया था एक कोशिका, तब उसके बाद क्या होने लगा था कि उस केंद्रक के अगल बगल चारों तरफ क्या होने लगे थे, कोशिका भित्त का निर्माण होने लगा था। और ये हमारी क्या की, कोशिका के अंदर ही कोशिकाएं बना ली, जिसकी वजह से हमने देखा कि 3 ऊपर की कोशिका बनाई, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रतिव्यासान। 3 नीचे बनाई है, 3 नीचे में देखो जो 2 है, जो 2 कोशिकाएं हैं स्टूडेंट्स, ये 2 कोशिकाएं आपकी सहायक कोशिका होती है। क्या होती है, सहायक कोशिका। क्या होती है, सहायक कोशिका, ठीक है। बची एक हमारी, बची क्या, एक हमारी, उस एक को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, यही आपका है क्या, मादा युग्म। जो आप लोग बनाने निकले थे वो आपका देखो बन गया। कौन बन गया, मादा युग्म मिल गया। हाय दुल्हनिया मिल गई दूल्हा बना लिया था, दुल्हनिया हमने फिर बना लिया, ठीक है। मादा युग्म क्या बन गया, मादा युग्म। चलो
लड़का पहले बन तैयार था बन के, दूल्हा बन के, अब लड़की यहाँ पे तैयार हो गई हमारे लिए। अब बचा हमारा ये बीच की दो कोशिकाएं क्या कहलाई। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवी केंद्र। क्या कहते हैं? ध्रुवी केंद्र। ये क्या बनी हमारी? ध्रुवी केंद्र। क्या बनी? ध्रुवी केंद्र। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा संरचना ही कहलाता है भ्रूण कोश। क्या कहलाता है? भ्रूण कोश। यानी कि ये जो आपकी ये एक कोशिका यहाँ पे जो बची थी, यही कोशिका आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गई? हमारे भ्रूण कोश में परिवर्तित हो गई। तो ये हमारी पूरी संरचना क्या कहला रही है? आपकी भ्रूण कोश। क्या कहला रही है? आपकी भ्रूण कोश। स्टूडेंट्स तो जगह कम है, चौक भ्रूण कोश। ठीक है, अभी देख लिया। ये देखो, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण और कोशिका भित्ति के बाद पूरी भ्रूण कोश का निर्माण, पूरी भ्रूण कोश का निर्माण। और उसी भ्रूण कोश में हमारा क्या मिल गया? मादा युग्मक मिल गया। और इसी मादा युग्मक की ये जो सहायक कोशिका होती है स्टूडेंट्स, इस सहायक कोशिका के ऊपर, इस सहायक कोशिका के ऊपर अंगुली जैसी संरचना मिल जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसे आप लोग फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हो? फिम्बरी। ठीक है, क्या कहते हो? फिम्बरी। ये बाद में मैं बताऊंगा कि फिम्बरी का मतलब फंक्शन क्या होता है। आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। जब आपकी पराग नली आएगी तो उस पराग नली को रास्ता दिखा देगा, जो काम करेगी वो हमारी ये जो अंगुली की जैसी संरचना बनी है सहायक कोशिका के ऊपर, वो करती है। ठीक है, तो अभी देखो, 2 सहायक कोशिका, एक मादा युग्मक, 3 हमारी जो कोशिका बनी है वो प्रतिव्यासांत बनी है, बीच में 2 ध्रुवी केंद्र। और हमने निर्माण कर दिया। ये सारा चीज हमारा कहाँ दिखाई देता है स्टूडेंट्स? ये जो एक कोशिका हमारा विभाजित हो रही थी, ये कोशिका विभाजित होने के बाद, ये कोशिका विभाजित होने के बाद यही संरचना बनाती है। और यही संरचना जब हमारी इस भ्रूण कोश में बन जाती है, अरे सॉरी बीजांडकाय में बन जाती है, तो इसी बीजांडकाय में जो ये संरचना बनती है, इसी संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं? भ्रूण कोश का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं भ्रूण कोश का नाम देते हैं। और ये कुछ ऐसे आपकी दिखाई देती है। ये आपके 3 प्रतिव्यासांत, 2 आपके ध्रुवी केंद्र, एक आपका मादा युग्मक यहाँ दिख गया, 2 आपके सहायक कोशिका, बीच में आपकी फिम्बरी, बीच में आपकी फिम्बरी। ठीक है, तो हमें मिल गया कौन? मादा युग्मक। यानी कि मादा युग्मक कहाँ पे होते हैं? हम कहते हैं स्त्री केसर के अंडाशय होते हैं। अंडाशय में आपका बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड में बीजांडकाय होते हैं, और उस बीजांडकाय में आपका बनता क्या है? भ्रूण कोश। ये बीजांडकाय में भ्रूण कोश हमारा उपस्थित नहीं होता, ये बनता है। बीजांडकाय की एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट करने के बाद 2 कोशिका बनाती है उसी बीजांडकाय में, और उसके बाद अर्धसूत्री सेकंड पूरा करने के बाद उस पूरे बीजांड में 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है हमारे बच्चों? डीजनरेट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, और उसमें से बचती है एक कोशिका। उसमें से बचती है एक कोशिका, और उस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। वो भी कैसा? अंतरकोशिकीय विभाजन होता है, यानी कि कोशिका के अंदर ही कोशिका का बनना दिखाई देगा अब हमें। और हम देखते हैं कि अंतरकोशिकीय विभाजन होने की वजह से समसूत्री विभाजन होगा, और इसकी जो केंद्रक होंगे, इस कोशिका के जो केंद्रक होंगे, वो केंद्रक, एक केंद्रक से पहले 2 केंद्रक, 2 से 4, 4 से 8, और 8 बनाने के बाद वो वहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद ये इन 8 केंद्रकों को देखते हैं हम लोग कि 3 केंद्रक ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे की तरफ चले जाते हैं। 3 केंद्रक हमारे किसकी तरफ जाएंगे? कैलेजल शिरा की तरफ जाएंगे। 3 केंद्रक हमारे बीजांड द्वार शिरा की तरफ जाएंगे। तो कहते हैं प्रतिव्यासांत जो बनता है वो हमारा कैलेजल इंड की तरफ बनता है। किसकी तरफ बनता है? कैलेजल शिरा, यानी कि कैलेजल शिरा की तरफ बनता है। और जो हमारे ये मादा युग्मक बनते हैं वो किसकी तरफ बनते हैं? हमारे बीजांड द्वार शिरा की तरफ। इसकी तरफ बनते हैं हमारे बीजांड द्वार शिरा की तरफ बनते हैं। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि ये आपका बीजांड द्वार सिरा आपका नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे की तरफ बनाया हुआ है मादा युग्मक को। और ये देखिए 3 हमारे नीचे गए थे, जिसमें से 2 हमारी क्या बन चुकी थी, सहायक कोशिका बन गई थी। एक हमारा उसी में हमारा एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग फिमरी कहते हैं, और बीच में हमारे 2 रुक गए हुई थी ये केंद्रक, ये दोनों केंद्रक एक साथ मिलकर हमारा क्या बना लेते हैं, ध्रुवी केंद्रक बना लेते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज ही हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हम लोगों ने आज की क्या देखी, संरचनाएं देखी। कल हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि इस वर्तिकाग्र पे हम लोग इस तरह से परागकणों का हस्तांतरण करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग उस परागकण में जो नर युग्मक होगा उसे हम लोग किस तरह से आपके मादा युग्मक के पास पहुंचाएंगे, या किस तरह से उस मादा युग्मक से उसका संलयन करवाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग आगे टॉपिक बाय टॉपिक वाइज देखते रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमेशा आपकी जो स्त्री केसर या बीजांड आपका जो बनेगा वो कैसा होगा, 2n। कैसी होगी प्लॉइडी, 2n होगी। लेकिन जो आपका भ्रूण कोष बना है, जो आपका भ्रूण कोष बना है, अगर इसकी प्लॉइडी पूछी जाए, यानी कि इसके गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि इसकी अगुणित और द्विगुणित अगर पूछा जाए, तब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखो यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट हो गया था, तो हमारी कोशिका कैसी हो गई थी, n हो गई थी। कैसी हो गई थी, n हो गई थी, यानी कि अगुणित हो गई थी। और अगुणित होने की वजह से ही यहाँ पे फिर हमारा क्या नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। क्योंकि अगर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता तो वो जितना एक सेट ऑफ जो क्रोमोसोम बचा है वो भी हमारा नहीं बचता। तो हम कहते हैं कि जो एक सेट ऑफ गुणसूत्र सॉरी आपका क्रोमोसोम निकल जाती है, ठीक है। कहोगे सर मस्ती कर रहे हो, नहीं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश आ जाती है बच्चों, क्या है ना, इंग्लिश से मीडियम से तो दिक्कत हो जाती है आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे सभी के सभी पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है, आधी हो गई है। और ये गुणसूत्रों की संख्या आधी ना हो, अगुणित ही रह जाए, इसी वजह से हम लोग क्या कर जाते हैं, समसूत्री विभाजन करते हुए यहाँ पे दिखाई देता है हमको अंतरकोश की ओर। ऐसा होता है अंतरकोश की, जिसकी वजह से ये जो केंद्रक हमारा है वो यन का यन ही रहे, यानी कि अब इसके बाद की जितनी भी कोशिका हमारी बनेगी उन सभी की जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी आपकी, एन। इसकी भी कैसी होगी, एन ही होगी। क्यों एन ही होगी, क्योंकि समसूत्री वाले में हमको पता है कि जितना गुणसूत्र आपकी संतति कोशिका में होता है, जनक कोशिका में होता है, उतने ही गुणसूत्र आपके संतति कोशिका में ट्रांसफर होगा। जितना संतति में होगा उतना ही किसमें ट्रांसफर होगा बच्चों, सॉरी जितना जनक में होगा उतना ही ट्रांसफर होगा आपके संतति कोशिका में, उतना ही आपके संतति कोशिका में ट्रांसफर होगा। तो हम कहते हैं ये किसमें होता है, समसूत्री। ये किसमें होता है, समसूत्री। लेकिन उसका अगर यही क्या हो जाए, अर्धसूत्री हो जाए, तो उसका आधा पहुंचता है। तो क्या पहुंचता है, उसका 1/2 पहुंच जाता है, यानी कि एक सेट वहां से हट जाता है। तो हमको पता है। तो अब देखो यहाँ से यन था, तो यहाँ पे जितने भी कोशिकाएं बनी है, अब इन सभी का हमारा गुणसूत्र कैसा होगा, n ही होगा। कैसा होगा, n ही होगा। और इसका भी n होगा। और इसके अंदर जितने भी कोशिकाएं बनी होंगी सारे के सारे कितने प्लॉइडी के होंगे, आपके n प्लॉइडी के होंगे। कितने का होगा, n का होगा। क्योंकि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारे मादा युग्मक हो चाहे वो नर युग्मक हो, वो सभी के सभी कैसे होने चाहिए, अगुणित होने चाहिए। युग्मक हमेशा कैसा होना चाहिए, अगुणित होना चाहिए लैंगिक प्रजनन में। क्योंकि लैंगिक प्रजनन में हम लोग देखते हैं कि 2 युग्मकों का आपस में संलयन होगा, तो जब दोनों अर्धसूत्री से आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे, तो जब उनका संलयन होगा तो उनका क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। वैसे 23 पेयर है, तो 23 पेयर में से 23 बस आने चाहिए, पूरे पेयर नहीं आने चाहिए, 46 पूरे नहीं आने चाहिए। 23 नर में से 23 मादा में से, दोनों आके मिलेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि मादा युग्मक कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे मादा युग्मक पाए जाते हैं, स्त्री केसर क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, आपके भ्रूणकोश क्या होते हैं, भ्रूणकोश कहाँ बनता है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने इस वीडियोस में देखी। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी कृपया करके लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके एक शेयर और एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और मुझे लगता है कि मेरे
जो मैं अपना समय बिता रहा हूँ वो एक अच्छी जगह पे बिता रहा हूँ, जैसे कि और वीडियोस बनाने की हमें मतलब आप कह सकते हो कि ऊर्जा मिलती है कि और वीडियोस बनाइए, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस जरूर शेयर किया कीजिए बच्चों, क्योंकि वीडियोस शेयर नहीं करोगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे बनाने में मज़ा नहीं आएगा, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँगा, ऐसा कर सकता हूँ। या वीडियोस मुझे लगेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहा है तो अच्छा चलो वीडियोस नहीं बनाते हैं, इसमें क्या है, टाइम वेस्ट है। तो ये हमें एहसास ना होने दो कि मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभदायक नहीं हो रहा है। अगर लाभदायक नहीं हो रहा तब भी कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ सकते हैं और आपको तुरंत की तुरंत जवाब मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि मैं उस समय अपने स्कूल में हूँ, अपने कॉलेज में हूँ, तो उस समय आपको मैं तुरंत जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन आपको विद इन कुछ आवर्स में, कुछ ही घंटों में आपको वो आंसर मिलेंगे। तो आपको अगर कोई डाउट होती हो वीडियोस देखने के बाद तो डाउट भी आप क्लियर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।